नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग ये जो समझिए कि आपका 12th का रामबाण है, यानी आप लोग इधर उधर भटके नहीं। इसमें 2 पार्ट में वीडियो मैं लाऊंगा और ये दोनों पार्ट का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से पूरे वीडियो को देख करके आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने 12th का तैयारी कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स लाने का 100% का गारंटी है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका 1 मार्क्स भी कट जाएगा। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपका 1 नंबर भी, सिंगल डिजिट 1 नंबर भी आपका कटने नहीं जा रहा है। और मैं अपने पूरी मेहनत से इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के बाद ज़रूर अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, उससे उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। कहा जाता है किसी को अगर अच्छी नॉलेज मिल रही हो तो शेयर कर देने से उसे भी फ़ायदा होता है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एक चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है ईट मनके तथा अस्थियाँ। ये सभी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और हड़प्पा कालीन सभी चीज़ें हैं, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारतुगल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। तो ये आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग करेक्ट करेंगे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में गोडीवारा का साक्ष्य कहाँ मिला है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपका लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लेख में मेलुमा किसे कहा गया है। मेलुमा कहा गया है ये हड़प्पाई क्षेत्र को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फॉइन्स में बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कहाँ मिले हैं। तो ये आपके मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं और हड़प्पा में भी मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ए एंड बी। अगर आपको ध्यान से पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है एम आर राव द्वारा लोथल की खुदाई कब की गई थी। यानी लोथल की खुदाई ये एम आर राव द्वारा खुदाई किया गया था 1955 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो इसके डायरेक्टर जनरल जो थे आपके जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। हड़प्पाई लिपि के चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। तो हड़प्पाई की चिन्हों की संख्या लगभग 400 है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ है। ये दूसरी बार आ गया। लोथल है आपका, गोदीवाड़ा कहिए या बंदरगाह कहिए, दोनों का मतलब वही होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका राजस्थान के खेतड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सभ्यता का विशाल स्नानागार यानी नहाने वाला कुंड कहाँ मिला है। तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है हमारा घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहाँ मिले हैं। घोड़े के हड्डी का साक्ष्य जो मिला है घोड़ा से संबंधित सुरकोडदा, यानी देखिए घोड़ा, यानी लास्ट में आप देखिएगा घोड़ा, इसमें भी घोड़ा होता है, उसमें घोड़े की हड्डी, तो लास्ट में देखिए ड से संयुक्त करके इससे आप पहचान सकते हैं। ये समझिए आपका ट्रिक का काम करेगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व आपका मोहर है, यानी किसी चीज़ों पे, पत्थर पे या कोई सिलखड़ी वगैरह पर इसका मोहर लगा हुआ है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो ये आपके राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हल के जूते खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ये हल का साक्ष्य जो मिला है तीनों में से रोपड़ में मिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ मिले हैं। तो ये आपके कालीबंगा में मिले हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा
कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? तो ये आपकी व्यापार पे आधारित थी, यानी व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था ये थी कि वह नगर नियोजन थी और वास्तुकला का बहुत चरम पे था। और उसके बाद से हम लोग देखें, पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चिन्ह नहीं मिला है? यानी सांड का नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश की नाविकों का देश कहा गया है? यानी 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेलुहा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? यानी सिंधु का बाग के नाम से आपके मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहेंगे हम लोग कि किस स्थान में शतरंज की तरह से खेल का परिणाम मिला है? तो ये आपका लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है। देखिए धौलावीरा इधर भी रहा है, इधर भी रहा है, रा भी, यानी मार के किसी का धागा छुड़ा दिया जाता है तो बेचारा गुजारिश करता है, इसीलिए धौलावीरा से आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। या लास्ट से आपके क्या मिला सकते हैं? रात, तो यानी रात से रात मिला लीजिए, या किसी का मार के धागा छुड़ा दीजिए तो गुजारिश करबे करेगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो पुरातत्व में आपका साहित्य नहीं आता है, ये आपका वैदिक में आ जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑलरेडी हम आप लोग को बता दिए हैं, मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हड्डियों का ढेर मिला है, इसी वजह से इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो ये आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है, और सभी जो है बहुत सारी इससे पहले पढ़िएगा ना, हिस्ट्री को 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, एक प्राग ऐतिहासिक, आगे ऐतिहासिक, आधुनिक में सभी आ जाएगा, ठीक है, ऐतिहासिक काल में। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये स्नानागार के अवशेष जो मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं, बहुत बड़ा एक कुंड मिला है, स्नान कुंड। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये आपके कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कांस्य युगीन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है आपका मोहनजोदड़ो हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता निवासी को किस धातु का ज्ञात नहीं था? तो ये आपका लोहा हो जाता है, बाकी सबसे लोग परिचित हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है, यानी आप लोग काग का राग याद रख लीजिएगा, यानी कालीबंगा जो है राजस्थान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये आपका रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लोथल स्थित है, लोथल आपका गुजरात में पड़ता है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का नगर है, तो ये आपका 2 नगर, ये है 2 स्तरीय नगर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, प्रायद्वीप उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? तो सिंधु सभ्यता में ही हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की यानी हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने किया था? तो ये आपके हो जाते हैं यानी ए और सी, यानी जॉन मार्शल साहब और मार्टिन वीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कौन सी थी? तो ये मोहनजोदड़ो हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था? दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मूर्ति ये जो मिला है आपका मोहनजोदड़ो से मिली है और ये कांस्य मूर्ति है, कांस्य युगीन मूर्ति है, कांस्य की बनी हुई नर्तकी का मूर्ति है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41 नंबर, निम्न किस स्थल पर कारखानों के पाए जाने वाले मनके बनाए गए हैं जो प्राकृतिक रूप से स्पष्ट है? तो ये आपके चनहुदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहर पाई गई है, ये बनी हुई थी किस चीज़ की बनी थी? तो ये सेलखड़ी की बनी हुई थी। उसके बाद से 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न किस स्थल को खांचेदार खेती का प्रमाण मिला है? तो खांचेदार खेती का जो मिला है आपके कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर डी जो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, यानी हड़प्पा वासी के लोग क्या उगाते थे? तो गेहूं, जौ और तिल का खेती किया करते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहर आमतौर पर किस प्रकार की थी? तो ये आपकी चौकोर थी, यानी चरकोनेवार थी, यानी चौकोर हो गई। और उसके बाद से अगला क्वेश्चन में हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा वासी के लोग देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया है आपका, तो हड़प्पा कालीन जो लोग थे मातृ देवी का पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस प्रकार में रखकर दफनाए जाते थे? तो ये दफनाए जाते थे आपका जो है उत्तर उत्तर दक्षिण के रुख करके। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ये पाकिस्तान में है, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो ये चार्ल्स मैसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त औरत चक्की पर किस पुरातत्व ने प्रकाश डाला था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द था? तो ये सिंधी भाषा का शब्द था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में यानी 1921 में किस चीज़ का खोज किया था? तो हड़प्पा का उत्खनन करवाया था, खुदवाई करवाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता माने जाते थे? तो ये शिव थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 54 कह रहा है, सिंधु सभ्यता सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ये आपके क्रीट की सभ्यता से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली जो आपके है हरियाणा में स्थित है, और बनवाली की जो टेढ़े रास्ते जो थे टेढ़ी मेढ़ी जिक्र करती हैं इसमें। सभ्यता पूछेगा आपसे कि बनवाली की रास्ते कैसी थी, खुली नालियाँ और टेढ़ी मेढ़ी रास्ते, कच्ची सड़कें थीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बनवाली जो है हरियाणा में। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो काग यानी घग्गर, काग याद रख लीजिए, काग होता है, काग काँव काँव करता है ना, उसको काग से याद कर लेंगे, घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये तो विलियम जोन्स ने किया था। और कब किया था? 1800 डैश डैश में। आप बताइए क्या होगा 1800 डैश डैश में। आपके लिए भी वर्क होना चाहिए ताकि पता चले कि आप भी पूरा क्वेश्चन को बिना स्किप किए पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, कौन था प्रशासन? तो ये नगर पालिका जैसा था, यानी नगर पालिका जैसा वहाँ की प्रशासन व्यवस्था थी। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपके सिंधु नदी, यानी याद रख लीजिए मौसी से याद रख लीजिए, सिंधु हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो ये आपके पश्चिमोत्तर भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लोथल किस
नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल एक प्रकार का गोदीबाड़ा है जो गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मोहर बनी होती थी, तो ये सेलखड़ी की बनी होती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में आता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता की चार चीज़ें मिलेंगी आपके उत्तर दक्षिण भारत, दक्षिण उत्तर में भी मिलेगा, उत्तर में आपका मिलेगा, दक्षिण में मिलेगा। तो दक्षिणी भाग जो पूर्वी भाग जो है आपका आलमगीरपुर हो जाता है, दक्षिणी भाग दायमाबाद, और यहाँ सुरकोटदा वगैरह हो जाता है। और यहाँ ऊपर जाइएगा उत्तर में तो मांडा यानी जम्मू कश्मीर साइड में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 64 नंबर का था, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था, तो ये तांबा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए एक चैप्टर खत्म हो गया, ये अगला चैप्टर है। कह रहा है कि हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसके शासन का जिक्र मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में जिक्र मिलता है। उसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से है, तो ये सातवाहन वंश से है। सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख सिक्का जो था वहीं पे चलाया गया था, सीसा का सिक्का चलाया गया था। याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि किस वंश के शासनकाल में शीशे के सिक्के चलाए गए थे, तो सातवाहन वंश के शासनकाल में। तमिल संगम साहित्य के वेलूर किसे कहा जाता है, तो ये आपके बड़े जमींदार को बेल्लावर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था श्रेणी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों का वर्णन किया गया है, तो ये 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र किया गया है, जिसमें बहुत सारे आते प्रेम विवाह जैसे असुर विवाह, गंधर्व विवाह, ये सभी विवाहों का जिक्र है। आप लोग पढ़िएगा, किताब में दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र किया गया है। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो उज्जैन जो थी अवंती की थी। ऑप्शन नंबर आप लोग याद रख लीजिएगा सी, यानी देखिए उज्जैनी नी है और लास्ट में ती है, नीति याद रख लीजिएगा। उज्जनीति यानी हम लोग कर लेंगे तो अवंती आराम से हमको याद हो जाएगा। आपके माइंड में एक बार आकर के डायरेक्ट लगेगा कि ना हम तो उज्जैनी का पढ़े थे, उज्जैन का पढ़े थे, नीति लास्ट में ऐसे करके ट्रिक वगैरह तो आपको याद आ जाएगा। कुषाण शासक अपने नाम के पहले क्या लगाते थे, तो ये लगाते थे देवपुत्र सतकर्णी ऐसे करके, चलिए देव नाम वगैरह लगाते थे ऐसे करके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर किस देवता की पूजा होती थी, तो ये होता था आपके जैसे बलराम जी का, कृष्ण जी का, सुभद्रा का, यानी ऊपर सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था, यानी ऋग्वेद का संकलन कहा जाता है, इसमें आपका 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक, और उसमें 1000 से लेकर के 600 तक का उत्तर वैदिक काल का जिक्र भी आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शासक कौन थे, और वो बहुत ही प्रतापी शासक थे, और कब किए थे, रुद्रदामन, तो ये 2री शताब्दी में किए थे। यानी जो सुदर्शन झील बनवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, वो यही जिक्र किए थे, और उसका जीर्णोद्धार मतलब उसका साफ सफाई कराए थे, टूटी फूटी का मरम्मत करवाए थे, और वहाँ पे अपना जिक्र कर दिए थे। ऑप्शन 2री शताब्दी के समय में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे कि 5वीं शताब्दी में मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की श्रेणी के वर्णन मिलते हैं, कहाँ से मिला है, तो ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चीनी यात्री हेंग सांग कब भारत आया था, तो ये आपके 7वीं शताब्दी में आया था, 7वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। गंधार कला किस कला से प्रभावित था, तो ये जो था यूनानियों से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर बी। मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी कौन था, तो ये न्यायिक अधिकारी को राजुक कहते थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पर्ण किस धातु का सिक्का था, यानी पर्ण जो था चांदी के धातु का सिक्का था। सूती वस्त्र का उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, कौन सा स्थान, तो उदयपुर जो था सूती वस्त्र के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीड़ा बजाते हुए सिक्के पर किसने जारी की है। बीड़ा बजाते हुए सिक्के का जारी करने वाले व्यक्ति का नाम समुद्रगुप्त है।
फाहियान कौन था? वह एक चीनी यात्री था और वह चीन से आया था बौद्ध धर्म के बारे में विचार विमर्श करने के लिए। किसने सर्वप्रथम पहले भारत में स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा शुद्ध सिक्का चलाने वाले कौन है, तो ये भी आप लोग कमेंट करिए। गुप्त काल में चलाया गया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, किसने भूमि अनुदान प्रथा शुरू किया था? तो ये सातवाहनों ने, जिसने शीशे के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन वंशों ने ये भूदान आंदोलन जैसे प्रथा लागू किया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे नंद वंश के समकालीन वंश के थे, यानी समकालीन मैंने उन्हीं के काल के बाद ये आए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो ये बृहदत्त थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट जवाब हो जाएगा मगध। मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो ये राजगृह या राजगृह या राजगृह कहता है, गिरिब्रज भी कहीं आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा, मगध का हो जाएगा। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? ये पाटलिपुत्र बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर कह रहा है, कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपनी अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर करवाया था? ये हो जाते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, मेगस्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो ये आया था आपके सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है और इन्हीं के शासनकाल में फाहियान चीन से यात्री के रूप में आया था। उत्तरी पश्चिमी भारत में अशोक के अभिलेख किस लिपि में प्रयोग किया गया है? तो ये आपके खरोष्ठी लिपि हो जाएगा, जो आपके दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। इसी में उर्दू भी लिखी जाती, अरबी भी लिखी जाती है। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासनकाल में वर्णन किया गया था? तो ये आपके हो जाते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में बाणभट्ट का कादम्बरी लिखा हुआ है, पुस्तक है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो ये आपके विष्णु शर्मा हो जाते हैं। कामसूत्र के रचयिता कौन हो जाते हैं? तो आपके वात्स्ययन हो जाते हैं, वात्स्यायन इसके लेखक हो जाते हैं। अगला कौटिल्य, यानी कौटिल्य, इनका नाम चाणक्य गुप्त है, विष्णुगुप्त भी है कहीं कहीं। किसके मंत्री थे? तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। इन्हीं के उत्सावे पर ये मौर्य वंश की नींव डाले थे। उसके बाद से क्योंकि इन्हें घनानंद जो था, इनका घोर बेइज्जती किया था, जिसकी वजह से यह ऐसे शासक का संगत लिए, ऐसे मतलब व्यक्ति को राजा बनाना चाहे जो उसके घमंड को चूर कर दे, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी नीति के तहत उसे हराने का प्रयास करवाए। इसके बाद पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये उदयन था, हरेक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपद थे, जिसमें हम लोग मगध सबसे बड़ा साम्राज्य के रूप में बना। मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो ये करने वाले थे बिंबिसार जो था, यानी हरेक वंश के शासक बिंबिसार ने किया था। उसको पितृहत्ता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो इतने भी शासक हुए वो एक दूसरे के पिता को हत्या करके, अपने पिता का मतलब जैसे दादा परदादा का हत्या करके, जैसे बिंबिसार के अजातशत्रु हुए, अजातशत्रु का हत्या कर अजातशत्रु उदयन हुआ, उसके बाद से ये प्रथा रुक गई धीरे धीरे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को क्या कहा, मतलब इसमें से क्या काल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का? तो 323 से लेकर के 298 तक। अगला है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने लिया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये आपके विशाखदत्त की रचना हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे प्रथम शासक जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने था। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपका कितना हो जाता है? वेदों की संख्या 4 हो जाती है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त, यानी गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 16 महाजनपद में
सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो ये मगध था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस अभिलेख में अशोक के कलिंग का उल्लेख किया गया है? तो ये 13वां अभिलेख जो है इसमें इनका जिक्र किया गया है। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि क्या थी? तो कनिष्क का राज्यारोहण की तिथि जो था 78 ईस्वी था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अशोक किस वंश में शासक बना? तो अशोक जो बना था वह किस वंश का था? तो मौर्य वंश का था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का सुपुत्र था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? यानी स्वर्ण काल के नाम से गुप्त काल को जाना था, क्योंकि इसके समय में सभी चीज़ों का बेहतरीन व्यवस्था से यानी उसका उद्धार हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति का रचना करने वाले थे व्यक्ति का नाम हर्षिल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो ये आपके लक्षाध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये कल्हड़ हो जाएंगे। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी जो मिलती है आपका ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश से मिलती है। मौर्य वंश के शासनकाल में इनका जिक्र मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना किस ईस्वी में हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा 4वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक न, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो उनके प्रधानमंत्री रहते थे उन्हीं के द्वारा किया गया था, कौटिल्य पंडित द्वारा। उसके बाद से पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलता है, यानी पतंजलि का जो महाभाष्य है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो ये प्राग मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके हो जाते हैं कौटिल्य विष्णु शर्मा। यही कौटिल्य विष्णु शर्मा कहिए या कौटिल्य कहिए या चाणक्य कहिए। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार का संबंध है, बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? तो ये आपके हर्यक वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो ये गणराज्य के नाम से जाना जाता है। वज्जी गणराज्य के रूप में, गणसंघ के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं उसे जनपद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है पंच चिन्ह वाले सिक्के होते हैं, पंच चिन्ह वाले सिक्कों को क्या कहते हैं? तो ये चांदी के होते हैं या तांबे के होते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, यानी बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चांदी और तांबे के सिक्कों को पंच चिन्ह वाले सिक्के कहते हैं। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध ग्रंथ धर्म कहाँ से प्रचारित नहीं हुए थे? तो ये ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था? तो ये रचयिता जो थे आपके मेगास्थनीज थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इंडिका के रचयिता जो थे मेगास्थनीज थे। अगला है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासन के शासनकाल में हुई थी? तो ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। कलिंग युद्ध की जिक्र, यानी कलिंग युद्ध अशोक के काल में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये आपके 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है फूट डालकर विजय प्राप्त करने वाले कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने शुरू किया था? तो ये करने वाले अजातशत्रु थे जो हर्यक वंश के शासक थे, दूसरे शासक। अगला है जीवक किस वंश के काल में थे? यानी जीवक जो एक वैद्य थे वह किसके वंश के शासन काल में थे? तो हर्यक वंश के शासन काल में थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाई थी? तो ये रुद्रदामन जो था शक शासक, रुद्रदामन ने खुद के पैसे से अपने खर्चे से उसका उद्धार कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के किनारे किया था? तो ये पुनपुन नदी के किनारे किया था। सॉरी ये सभी नदियाँ पाटलिपुत्र के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी, यानी सोन नदी भी, पटना, गंगा भी, और उसके बाद ये सभी नदियाँ आपका हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
समस्त भारत में ही नहीं एशिया एवं यूरोप में भी सर्वप्रथम हुडू को प्रशास्त करने का श्रेय का शासक दिया जाता है। ये हो जाते हैं स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो यूरोप का समुद्रगुप्त के रूप से नेपोलियन को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का ये नामकरण मतलब ये उपाधि किस प्रकार की है? तो ऐसे राजाओं को दी जाती थी जिसका लगभग सभी दिशाओं में यानी सभी समुद्र के किनारे जितने भी देश थे उन पर उनका आधिपत्य हो गया था, इसीलिए उन्हें समुद्रगुप्त कहा जाता था। अगला है किसके अभिलेख में भूदान का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका प्रभावती गुप्ता के अभिलेख में ही मिलता है। उसके बाद 69 नंबर 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? तो ये आपका मिलता है एरड़ अभिलेख यानी सागर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो ये श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया था? तो ये व्यक्ति आपके हो जाते हैं देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो यह स्तंभ हो जाएगा। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री आए थे? तो ये आपके फाहियान आए थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से शादी किया था और उसी के संरक्षण के लिए उन्हें भेजा गया था देख रेख करने के लिए। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की राजधानी की जानकारी होती है यानी समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी रहते थे। ऐसे तो आप लोग अकबर के बारे में भी जानते होंगे। नवरत्न मतलब 9 विद्वानों का समूह हुआ करता था। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन थे? तो ये कालिदास हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन भारत में अभिलेख का शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता था? तो यह अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांगना में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो ये हो जाएगा 7 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह भी पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपद की संख्या कितनी है? इसका बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 16 है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो ये आपके बाण भट्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो ये जो आपके अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र यानी दोनों में मिलता है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। सी नंबर सही हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? तो ये आपके कुरु का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? तो अशोक के अभिलेख अक्सर प्राकृत भाषा में आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर लेसन जो है बंधुत्व जाति और वर्ग प्रारंभ समाज, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन इसमें कि निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? यानी अच्छा असुर विवाह जो होता है यानी जबरदस्ती किसी को आधिपत्य करके उसको असुर विवाह कहा जाता है। किसी को हरण करके विवाह करना वह उचित नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 108 हो जाता है। सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? तो ये आपका मनुस्मृति हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? तो ये जो आपके हो जाते हैं BS सुखधांकर साहब ने किया था।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारण उल्लेख किया गया है? तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी आदि पर्व हो जाता है। आदि पर्व में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद से अगला है, कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना किसने किया है? तो महाश्वेता देवी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि माता के नाम से पुत्रों का नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित था? तो ये आपका हो जाता है सातवाहन वंश, और इसी के शासनकाल में शीशे के सिक्के चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है? तो द्विज माने प्रथम वर्ण, प्रथम के तीसरे वर्ण को रखा गया। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 8 है। 18 आपकी है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अभिमन्यु जो था, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो ये अर्जुन का पुत्र था। उसके बाद कर्ण की माँ कौन सी थी? कर्ण की माँ जो थी कुंती थी। देखिए क से क मिला लीजिएगा, कुंती हो जाएगा। अर्जुन किसका शिष्य था? तो ये आपके द्रोणाचार्य का शिष्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, मनुस्मृति का रचना करने वाले कौन थे? तो मनु थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा वाले मानते थे? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सातवाहनों में ये जिक्र किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपके ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का जिक्र किया गया है? तो 4 आश्रम हो जाते हैं। ब्रह्मचार्य हो जाता है, गृहस्थ हो जाता है, वामप्रस्थ होता है, और संन्यास हो जाता है। ये सभी इसी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो ये शाही प्रभुत्व, अपनी शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध किया जाता था। ये घोड़े को छोड़ दिया जाता था, जहाँ तक जाता था वो उसके साम्राज्य के हित में आता था, उसके अंदर में आता था, इसीलिए शाही प्रभुत्व के लिए जाना जाता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो ये पांडवों ने जीता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो ये भीम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये आपके संस्कृत भाषा में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाभारत किसने लिखा था? तो ये लिखने वाले व्यक्ति जो थे वेद व्यास थे, यानी कोई भी व्यक्ति लिखेगा तो महान ही लिखेगा, यानी महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। जाति का लक्षण नहीं है, इनमें से कौन जाति का लक्षण नहीं है? तो आपका हो जाता है साम्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं है। भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव का किया जाने लगा विदेशियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गया? तो ये उत्तर वैदिक काल, यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच में। अगला है, गोत्र किसका सूचक होता है? तो ये प्रत्येक उपजातियों के सामान्य पूर्वज के लिए गोत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन है? प्राकृतिक साहित्य, संस्कृति साहित्य विशेष महाकाव्य और पुराणों का हुआ है। तो ये हो जाता है उपरोक्त सभी, यानी पुलिंद में भी, आंध्र में भी, सबर में भी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्णाकार के संकल सबसे पहली बार मिलती है कहाँ मिलती है? तो स्मृति में मिलती है। महाभारत का समालोचन संस्करण कितने वर्षों तक चला था? तो ये 37 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? तो अंतर विवाह कहलाता है। इसको इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौम प्रभाव था? यानी हाँ, इन पर प्रभाव इनका था।
सातवाहन राजा और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपके गुफा के दीवारों में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसका बनाना चाहता था? तो ये अर्जुन का बनाना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? तो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख मिलता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो ये 102वें पर्व में है। अम्बा और अंबिका किसकी पुत्रियाँ थी? तो ये विचित्रवीर्य की पुत्रियाँ थी। विचित्रवीर्य की पुत्रियाँ थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये भीष्म का पुत्र था, यानी भीम का पुत्र था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो ये गंधर्व विवाह किया था, यानी प्रेम करके विवाह किए थे। इसे गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो ये नकुल की भी, अर्जुन की भी और सहदेव की भी, यानी उपर्युक्त सभी, यानी 5 पांडवों की ये पत्नी के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अर्जुन की थी। उसके बाद से कर्म वेश्याधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचा श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो ये 2वें अध्याय में वर्णित है। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया है? तो इनमें से विवेकानंद भी जी हैं, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक, यानी उपर्युक्त सभी ने ये इस पर विचार किया है। अगला है, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़ा है? तो ये जोड़ा है शकों के साथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी सातकर्णी सातवाहन वंश के शासक जो थे, ये शकों से विवाह जैसे संबंध को जोड़े थे। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो ये शांति पर्व में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है? तो ये शूद्र का मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन है, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, जबकि वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के द्वेष से बच सके। ऐसा था किसके कहने से? तो ये कहते थे बाह्यान। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो ये गंधारी थे, यानी दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? गंधारी था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? तो ये मानेश्वर ने लिखा है। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाओं का जिक्र मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पुराना वेद वही है, ऋग्वेद है प्राचीनतम। 51 नंबर, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो ये आपके श्वेताश्वर उपनिषद है। आत्म का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, किसके विषय है? तो ये कौशांकी उपनिषद का विषय है। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये लोग प्रकृति का पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर वैदिक काल का अंत किसकी पूजा होने लगी? यानी उत्तर वैदिक काल के अंत में किसकी पूजा होने लगी? तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 4 नंबर लेसन है, विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी सांस्कृतिक विकास के बारे में जिक्र करेंगे हम लोग यहाँ कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपके कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। धम्म महामात्र का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है धर्म का प्रचार, यानी धम्म का प्रचार, इसको धर्म भी कह सकते हैं। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मतलब क्या होता है? तो कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद से प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का
उद्भव कहाँ हुआ था, तो ये यूनान में हुआ था, यूनान से संबंधित थे ये लोग। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदाय और चिंतक परंपराओं का उल्लेख मिलता है, तो ये आपके 64 मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर पहले तीर्थंकर कौन थे? महावीर के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो 23वां थे। महावीर जो थे 23वां तीर्थंकर थे। उसके बाद से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय की सभा में विभक्त हो गई थी, तो ये कब हो गई थी? तो आप लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही जवाब हो जाएगा। ये पाटलिपुत्र के समय हो गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी पाटलिपुत्र में जो सभा हुआ था उसी समय हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ? बौद्ध संगतियों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ये इंद्र थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आ जाएगा। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो ये आपके हो जाती हैं त्रिशला। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? तो ये बुद्ध को विष्णु का अवतार और एशिया का पुंज लाइट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा दिखाई जाती है? तो देवगढ़ की मूर्ति है। अभी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना कहाँ पे किया था? तो ये आपका हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए। अंतिम बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? तो स्तूप हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया था? तो विहारों का निर्माण कराया था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में श्रीनगर में कराया गया था, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। अगला है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो ये वर्धमान था। महावीर स्वामी का नाम बचपन का वर्धमान हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निरंजना त्रिशला नदी के किनारे हुआ था। त्रिफला फाल्गु नदी। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम महामाया देवी था, लेकिन इनकी मौसी जो थी गौतमी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण करके इनको बड़ा किया था। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी में और 483 ईस्वी में इनका डेथ हो गया था। याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण निर्माण हो गए थे। और गौतम बुद्ध का मृत्यु यहाँ पे दिया भी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये आपके राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगति के शासनकाल में कौन से थे? तो ये कनिष्क थे, जो जम्मू कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कालाशोक द्वितीय में थे, तृतीय में ये थे और अजातशत्रु प्रथम में थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला है, स्तूप का संबंध किससे है? तो स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य जो है बौद्ध धर्म के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, बिहार के बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। श्वेतांबर दिगंबर किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्मों से श्वेतांबर दिगंबर यानी जैन धर्म से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप बौद्ध धर्म के अगर अनुयायियों का बात करें तो हीनयान महायान के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये भी यहाँ पे आइए गया, हीनयान और महायान पर संप्रदाय के संबंध से कौन से थे? तो आपके बौद्ध हो जाएंगे। अगला है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किसने किया था? तो ये महात्मा बुद्ध के निर्वाण के प्राप्ति के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सूत विवाह और सूत विभग वहाँ विभाग होना चाहिए। और खंडका परिवार, ये तीन किसके भाग थे? तो ये विनय पिटक के भाग थे। ऑप्शन नंबर
ये सही हो जाएगा। महावीर ने पारस्व के सिद्धांत का नया सिद्धांत कब जोड़ा था, तो ये ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कौन सा सिद्धांत नहीं था। अष्टांगिक मार्गों में से सम्यक चरित्र नहीं था और बाकी सभी था। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये पाली भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है बौद्ध के उपदेशों का संकलन कहाँ मिलता है, तो सूत पिटक में मिलता है। और अगला है बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है, तो धर्म प्रवर्तन कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध महात्मा बुद्ध को परिमाण यानी कहाँ उनका इंतकाल हुआ, डेथ हुआ, तो ये कुशीनगर में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध मत और जैन मत का उदय हुआ था, तो ये 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है अलौकिक संप्रदाय जनपदों में मौजूद था, तो ये आपका हो जाएगा अभिधम्म। पिटक के समय में उल्लेख मिलता है। और बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काशी और श्रावस्ती इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था, तो ये अश्वघोष ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सांची मध्य प्रदेश के लिए किस जिले में स्थित है, सांची जो मध्य प्रदेश है किस जिले में स्थित है, तो ये आपका हो जाता है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। रायसेन एक रायसीन पूछेगा तो ये दिल्ली में आता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा रायसेन और रायसीन। अगला है रायसीन पहाड़ी है। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध का शिष्य कौन थे, तो इनमें से सभी हो जाएंगे कश्यप, आनंद, उपाली और सारिपुत्र और गौर्ध लायन सभी थे, इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। कुंडल वन यानी कश्मीर चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ये बात पता होना चाहिए। और प्रथम जो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय जो अशोक कालाशोक और तृतीय जो था अशोक के शासनकाल में हुआ था। और बताइएगा कहाँ कहाँ हुआ था। अगला है सलेखन यानी संलेखन विधि जो है द्वारा मृत्यु का विधान किसमें मिलता है, तो जैन विधि में मिलता है। इसमें लोग जैन में होता है कि अपने आत्मा को भूखे प्यासे तड़पा करके मार देना होता है, जिससे कि उसके फिर से पुनर्जन्म न हो सके। अगला है नाथ मुनि संबंध है, तो ये आपके वैष्णव धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कालिदास, भवभूति, सुबंधु और बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये आपके हो जाते हैं शैव धर्म से। अपार सुंदर मूर्ति और नंदन का संबंध किस धर्म से है, तो ये हो जाता है शैव मत से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भवभूति और मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, तो कपालिक यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ की में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है, तो पाशुपत का जिक्र किया है। उसके बाद वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो वासपन्ना को जाना जाता है। लिंगायत से संबंधित वासपन्ना थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध परंपरा में अशोक कितने स्तूप बनवाए थे, तो ये 84,000 स्तूप बनवाए थे। हीनयान पुस्तकें किस भाषा में पाई जाती हैं, तो पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कुंडलवन वैशाली जिला में हुआ था। अगला है कुंडलवन वैशाली जिला में। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो ये सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये कहाँ आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र। और तृतीय का बात है अशोक के शासनकाल में हुई थी। 59 नंबर महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था, तो ये आपके जमाली से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये महावीर स्वामी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अलब्रूनी को कौन बंधक बना करके ख्वारिज्म से गजनी लेकर के आया था, तो ये सुल्तान महमूद था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। फासवा बर्नियर कौन था, तो ये आपके इनमें से सभी वो राजनीतिज्ञ, चिकित्सक और इतिहासकार सभी था। अगला क्वेश्चन है मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा था, शिविर नगर कहने वाला बर्नियर था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मुख्तखब उल
लुबाब किसकी रचना है? तो ये आपके काफ़ी खां का है। काफ़ी खां ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपके ख्वारिज़्म में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला है इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? 14 वर्षों तक भारत में रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल बरूनी की किताब इल हिंद की रचना किसने किया था? तो ये अरबी में किया था। किस भाषा में? तो अरबी भाषा में किया था। अगला है, बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा था? तो शिविर नगर शिल्पकारों के केंद्र को कहा था। किताब उल हिंद किस किस देश का वर्णन के बारे में है? तो ये अपने प्यारे देश भारत के बारे में है। यूक्लिड कौन था? तो यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेश का प्रवचन कौन इतना संपन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके मुद्रा और 200 दास दे दिए गए? ये मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। हेंग सांग किस देश का था? तो ये चीन से आया था। चाइनीज था, चाइना में। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन सा था? तो मेगास्थनीज हो जाता है। अगला है, तहकीक या ए हिंद की रचना किसने किया था? तो ये अल बरूनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक की राजधानी परिवर्तित की थी? किस शासक ने राजधानी को परिवर्तित किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, जो दिल्ली राजधानी था उसे बदल करके तुगलकाबाद कर दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में डाक व्यवस्था का वर्णन अपने वृत्तांग में कौन किया है? तो ये हो जाएगा इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मॉन्टेग्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य और निरंकुशवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो बर्नियर फ्रांस बर्नियर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके वृत्तांगना को पढ़ी और उससे प्रेरणा ली थी? तो ये हो जाते हैं आपने इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देख करके कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो ये इब्न बतूता था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाने जाने के मार्टिम घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने जिक्र किया था? बर्नियर था। 12 साल में बर्नियर ने देखा था सती प्रथा करते हुए अपने आंखों से। अगला है, मोहम्मद इब्न जुजियन ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसकी यात्रा वृत्तांगना लिखा था? तो ये इब्न बतूता का। अगला क्वेश्चन है, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाता है आपका ग्वालियर का किला। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रा ने किया गया है? तो ये विदेशी यात्रा अल बरूनी का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्रा को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह से किसी यात्री ने यात्रा जाने हेतु अपने परिवार छोड़ा, ये बात किसने कहा था? तो इब्न बतूता ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। यात्रियों का राजकुमार के नाम से ये हेंगसांग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासन के दरबार में आया था? तो ये आपके जहांगीर के शासनकाल में आया था हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सर्वप्रथम भारत आया था? तो भारत आने वाले सर्वप्रथम जो विद्वान था वो फाहियान था। मीराबाई ने किसे अपना एकमात्र पति स्वीकारा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मीराबाई विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना पति स्वीकारा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार
पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अकबर अजमेर का दरगाह पर कितनी बार आया था? तो ये अकबर लगभग 14 बार अजमेर के दरगाह पर आया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। खालसा पंथ का गठन किसने किया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह यानी 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। रामानंद के शिष्य कौन थे? यानी रामानंद के शिष्य कबीर भी थे, रैदास भी थे, धन्ना और पीपा दोनों थे। पीपा ये सभी थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो ये आपके गुरु नानक का जन्म स्थान। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। संत गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपके वाराणसी में हुए थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर यानी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। गुरु नानक का संबंध किससे है? तो ये आपके सिख धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महिला संत थी? अंडाल भी थी, मीरा भी थी, कराइवल थी, यानी सभी थे इनमें से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तमिल क्षेत्र में सर्वाधिक मणिकाचार्य की 2 विशेषताएं थी, क्या थी? तो ये शैव अनुयायी और तमिल भक्ति की रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगन्नापा शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? तो ये संपूर्ण विश्व की स्वामी को कहते हैं जगन्नापा। मरीचि थी, मरीचि कौन थी? तो ये आपकी हो जाती हैं बौद्ध देवी थी। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल में जो 3 देवता की पूरी तरह से गौण हो गए थे वे कौन से थे? तो आपके अग्नि, इंद्र और सोम थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये सलीम चिश्ती का जो दरगाह है कहाँ स्थित है? तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आगरा में स्थित है सलीम चिश्ती का दरगाह। अगला क्वेश्चन हम ले नल पीरादिव्य प्रबंधन का वर्णन किसने किया है? तो तमिल वेदों में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अंडाल का सही परिचय क्या है? तो अंडाल एक अलवार स्त्री थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संत की रचना का संकलन किया गया है उनका संख्या कितनी है? तो ये 12 है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे, कब बने, कितने बने रहे? तो ये शासन काल था 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। वन्ना नए आंदोलन के चालक थे, तो कौन से आंदोलन? ये ब्राह्मण आंदोलन के चालक थे। अगला है 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए, वे थे कौन थे? तो तुर्की थे, तुर्क से आए थे। प्रथम 17 शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वे कौन थे? तो अरबी थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ वह शताब्दी था 7वीं शताब्दी। बीजक किसके उपदेशक माने जाते थे? तो ये कबीर के, यानी कवि बीजक, याद रख लीजिएगा। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो ये आपके चिश्ती सूफी से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कबीर शिष्य थे, तो कबीर जो थे आपके रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला है, कराईकल अम्मायर नामक महिला किसकी भक्ति करती थी? तो ये कस के करती थी, कसी यानी शिव की करती थी। विष्णु को अपना पति मानने वाली व्यक्ति कौन सी थी? तो अंडाल थी, यानी विष्णु को अपना पति मानती थी। और मीरा जो थी विष्णु के अवतार कृष्ण को मानती थी अपना पति। शाहजहां की पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है, कहाँ किया है? तो जहान आरा ने किया है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य को। ऑप्शन नंबर बी सही जगह। महाराष्ट्र की संत कौन थी? तो महाराष्ट्र के संत के रूप में रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर ये सभी थे लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें करा, निम्नलिखित में से महिला रहस्य संत थी? तो ये रविका थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संतों के साथ हुआ था? तो ये फरीउद्दीन गज और शकर के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो ये कादरी सिलसिले से था।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान पाया गया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है सूफी मत फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपती है? तो बिहार स्थित में डी नंबर सही हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत के शासन काल में हुआ था? तो उत्तर में आपका ऑप्शन नंबर सी रामानंद साहब हो जाते हैं। शंकराचार्य का मत था, तो ये क्या था? अद्वैतवाद से संबंधित थे। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये वाराणसी में जन्मे हुए थे। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संत से था? तो ये चिश्ती से थे। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो ये कबीर जी का हुआ था और मरे थे मगहर में। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो ये नस्बंद से था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता था? तो सुल्तान उल हिंद की उपाधि दिया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो ये चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है किस भक्ति संत ने अपना संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये रामानंद साहब हो जाते हैं, जो उत्तर भारत में अपना प्रचार प्रसार किए थे। 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन है तलवंडी में किस प्रसिद्ध शासक का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। चोलों की सबसे छोटी प्रशासन इकाई को क्या कहा जाता था? तो उर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगला है जो है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर की यात्रा करने वाले अफनासी निकितीन किस देश के व्यापारी थे? तो ये आपके हो जाते हैं रूस के व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। महानवमी डिब्बा क्या था? महानवमी डिब्बा जो था विशालकाय मंच था। अगला क्वेश्चन देखेंगे विजयनगर की कुदिरई चेट्टी कौन थे? कुदिरई चेट्टी जो थे घोड़े का व्यापारी थे। घोड़ा का व्यापारी करते थे, घोड़ा बेचते थे। अगला कृष्णदेव राय और अमुक्तमाल्या किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कमल महल कहाँ स्थित है? तो ये आपके हम्पी यानी विजयनगर के हम्पी में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आए थे? तो ये बर्नियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का संबंध किससे है? तो ये शालुक वंश, संगम वंश, तुलुक वंश यानी उपर्युक्त सभी वंशों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। विजयनगर का स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो ये आपके हो जाएंगे पंपा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कृष्णा स्वामी मंदिर कहाँ निर्माण किया गया था? तो कृष्णा स्वामी मंदिर जो निर्माण किया था कृष्णदेव राय के समय किया गया था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो 14वीं शताब्दी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा गया था? तो ये 1565 ईस्वी में। हम्पी की खोज किसने किया था? तो हम्पी का खोज किया था आपके कॉलिन मैकेंजे ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। हम्पी में भाग्यावशेष कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1800 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? ये जो तुलुक वंश के शासक थे। विजयनगर की यात्रा करने वाले अब्दुल रजाक कहाँ के राजदूत थे? आपके हो जाएंगे ईरान के। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। विजयनगर तथा बहमनी के बीच किस क्षेत्र को लेकर के संघर्ष हुआ था? तो ये आपका रायचूर दोआब को लेकर के ये बहस हुआ था और इसी पे झड़प हुआ था। अगला है इटली यात्री निकोलो कांटी किस शासन के समय विजयनगर में आया था? तो ये आपके देवराय द्वितीय के समय आया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला है फारसी दूत अब्दुल रजाक किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो ये आपके देवराय द्वितीय के शासक काल में भी आए थे। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपके बीदर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तालीकोटा यानी राक्षसगंडी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका हो जाता
1565 ईस्वी में। इसी समय विजयनगर को लूट लिया गया था। विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों के निर्माण में किस शैली का प्रयोग करता था लोग? तो ये दक्षिण में था, तो दक्षिण यानी द्रविड़ शैली का इस्तेमाल किया जाता था। विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे? तो विजयनगर के जो राजा थे वो अपने आप को क्या कहते थे? नरपति कहते थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगलपुरम नामक उपनगर किसने बसाया था? तो ये कृष्णदेव राय ने बसाया था। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो ये 1986 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर बुक का दो भाई मिलकर के हरेक वंश का स्थापना करके इसका स्थापन किया था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो महमूद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन हुआ था? तो देवराय कृष्ण देव राय जो थे वही सबसे प्रसिद्ध राजा हुए थे। अगला है, गोपुरम का संबंध क्या किससे था? तो ये मंदिरों के निर्माण से था, यानी गोपुरम मंदिर निर्माण से था। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित था? ये विजयनगर से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। हरिहर बुक्का किस वंश के शासक थे? तो ये आपके संगम वंश के थे। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? तो 1336 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में के जो उड़ीसा में समकालीन राजवंश के शासक थे उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, इसका नाम जो था आपका गजपति था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। होशियाल के राजधानी का विकास कहाँ हुआ था? तो ये कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्यों के शासक 34 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के साम्राज्यों के अपने शासक को क्या कहते थे? तो ये राय कहते थे, इसीलिए उसमें देव राय, कृष्णदेव राय, ये सभी नाम आएंगे आपको। विजयनगर पर अपना अधिकार शासन करने के लिए प्रथम राजवंश कौन सा था? तो ये आपके संगम वंश थे, हरिहर बुक का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप था किस नाम से जाना जाता था? तो ये चंद्रगिरी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यवन शासक जिस भाषा का था वह क्या था? तो ये संस्कृत था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मान्यानुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत में जिस शब्द से हुआ है वह क्या है? तो आपका समर हो जाएगा। फारस के शासक अब्दुल रज़ाक के समकालीन जिस शताब्दी में भेजा गया था वह क्या था? तो आपका हो जाएगा 15वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। यात्री बारबोसा का संबंध कहाँ से है? तो ये पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजकीय प्रदेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो ये गोपुरम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये 1347 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना किसने किया था? तो 1435 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में स्थित है। अयंगार व्यवस्था संबंधित है किससे? तो विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? तो अष्टदिग्गज वाला दरबार जो था कृष्णदेव राय का था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश ने शासन किया था? तो विजयनगर में 4 राजवंशों ने शासन किया था। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांगना में समुद्रों के पार यात्रा में लिख करके भारत में मैत्रीपूर्ण शब्द दिया था? तो यह अफगानी नकीतन था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नूरजहां का संबंध किसके काल से था? तो ये नूरजहां का काल जो है जहांगीर से संबंधित था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अकबर के धार्मिक कर किस वर्ष समाप्त कर दिया था? अकबर ने धार्मिक कर को समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। किताबुल हिंद की रचनाकार कौन थे? अलबरूनी था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम। ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर, भारत के प्रथम अफगान शासक कौन थे? तो ये बहलोल लोदी था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चौसा का युद्ध जो हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच, ये कब हुआ था? तो ये 1539 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ये ए सही जवाब हो जाएगा।
दहसाला प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। अगला है, वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहा जाता था? तो खालसा के नाम से उसे जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। मनसबदारी प्रथा या जात जात सवार पद की शुरुआत किसने किया था? तो ये अकबर ने किया था। अगला है, इकबाल नामा ये जहांगीरी पुस्तक किसने लिखा था? तो ये मुतामिद खान ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। ऊसर क्या था? तो ऊसर एक प्रकार का भूमि कर था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। बख्तियार खिलजी कौन था? तो ये एक सेनापति था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आ जाएगा। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी में बाबर के शासनकाल में हुआ था। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो ये बाबरनामा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मम्ज उल बहरीन की रचना किसने किया था? दारा सिकोह ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जंगल बुक के लेखक कौन थे? किपलिंग थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। उसके बाद से किस मुगल शासक ने आगरा में न्याय का जंजीर बनवाया था? तो ये जहांगीर था। न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किसने किया था? कब समाप्त किया गया था? तो ये तीर्थ यात्रा का 1563 ईस्वी में खत्म किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का शासनकाल था, यानी शाहजहां का शासनकाल 1528 से लेकर के 1558 के बीच था। औरंगजेब का शासनकाल था, ये आपका 1558 के से लेकर के 1707 के बीच का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय ने अंग्रेजों को कब खदेड़ा था? तो ये खदेड़ा था 1857 ईस्वी में। मुगल दरबारी इतिहासकार किस भाषा के लिखते थे? तो ये फारसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबारी जो भाषा था वो फारसी हो गया। अगला, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ का नियुक्ति किया था, तो कब किया था? तो 1582 ईस्वी में किया था। किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये दास प्रथा को समाप्त करने वाले व्यक्ति अकबर थे। दीन इलाही संबंध है, किससे संबंधित है? तो ये अकबर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जजिया जो था किसके द्वारा लिया गया था? तो ये जो था आपका जिमियों से के द्वारा लिया गया था। अगला है, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? ज़कात कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो ये टोडरमल के नियंत्रण में थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला है, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो ये हुमायूं को पराजित किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक कौन थे? तो ये तानसेन थे। अगला क्वेश्चन है, जीतल किस धातु की बनी होती थी? तो जीतल जो था एक तांबा का धातु होता था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न किसके दरबार में थे? उधर कृष्णदेव राय के दरबार में, इधर अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो वो आपका हुमायूं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल कब से कब तक था? तो ये आपका 1530 से लेकर के 1556। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आ जाएगा। जीतल क्या था? तो जीतल एक तांबे का सिक्का था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो ये दक्षिण भारत में बिताया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आ जाएगा। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। भारत का सबसे प्रथम मुगल शासक कौन सा था? तो ये आपका बाबर हो जाएगा। 1512 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ करके वह
इसका आक्रमण का स्थापना किया था, अपने साम्राज्य का स्थापना किया था। निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? तो ये आपका मेवाड़ पर अपना अधिकार नहीं कर पाया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो ये आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बाबर की आत्मकथा जो है ये तुजुक ए बाबरी बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अकबर का संरक्षण कौन था? तो ये आपके बैरम खां हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज की यादगार में करवाया था। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर के समकालीन था? तो ये बदायूनी जो था, बदायूनी, ये अकबर के समकालीन था। उसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके बाद से हमारा पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 जरूर जा करके देख लीजिएगा। पार्ट 2 में इसका जो बच्चा क्वेश्चन है, ये 2 वीडियो देख लीजिएगा। आपका SST से एक भी क्वेश्चन एंड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। कह रहा है कि किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो ये भूमि सुधार के लिए शेरशाह फेमस था। के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।